इस प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश में क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इन तैयारियों से ही लगा सकते हैं। पर इस पूरे इलाके की भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्व है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हाल फिलहाल में ही किसान आंदोलन से काफ़ी किसान आंदोलन यहाँ पर देखा गया है और इसीलिए इस बार और मुद्दों के साथ साथ विकास के मुद्दे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार लोगों के बीच जाना चाहती है। जाहिर सी बात है, लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात की उत्सुकता है कि जब ये पूरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट ख़त्म किया जाएगा तो ये दिखेगा कैसे, और उसी को लेकर के ये एक 3D मॉडल तैयार किया गया है। 1:3000 के रेशियो में इसको बनाया गया है। इसमें पूरा किस तरीके से एयरपोर्ट की बिल्डिंग दिखेगी, किस तरीके से पार्किंग बेज होंगे, कैसे ये पूरा जो कि कई हज़ार हेक्टेयर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके का दिखेगा, ये दर्शाया गया है। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं कि, और पहले आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कई फेजेस में इसको पूरा किया जाएगा। जो फेज़ 1 है, यानी कि जो पहला फेज़ है, वो 2024 में पूरा होगा और पहला रनवे खोला जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर, ये है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए ये रास्ता, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन, नोएडा के लोग हैं, गाजियाबाद के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो इस रास्ते से जुड़ते हुए यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल पे आएंगे। ये एयरपोर्ट टर्मिनल की आप बिल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा ये पहला रनवे है जो कि 2024 में खोला जाएगा। इस हवाई अड्डे की एक बहुत खास बात यह है कि ये कैट 3 कंप्लायंट है। इसका मतलब क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत धुंध होती है, बहुत कोहरा होता है, तो जो हवाई जहाज़ हैं वो उड़ नहीं पाते, लैंड नहीं कर पाते, उसमें बहुत दिक्कत होती है। कैट 3 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर एयरपोर्ट में कैट 3 कंप्लायंस हो, पायलट कैट 3 ट्रेंड हो, तो अगर सिर्फ 100 मीटर की भी विजिबिलिटी हो, इतनी धुंध हो कि आपको सिर्फ 100 मीटर के आगे दिखाई नहीं दे रहा, तब भी इस एयरपोर्ट में लैंडिंग हो पाएगी। तो ये सारे रनवे उस मायने से बेहद खास है। दूसरे फेज में ये दूसरा रनवे, इसको खोला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे हैंगर्स हैं, यहाँ पर पार्किंग बेज हैं, सारे एयरक्राफ्ट इधर पार्क किए जाएंगे। एक और ख़ास बात आपको बता दें इस हवाई अड्डे की ये है कि इसमें फैसिलिटी ऐसी है कि यहाँ पर आपके कार्गो का भी काम हो सकता है, यानी कि जो माल ढोआ जाता है वो यहाँ पर काम हो सकता है। जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो तो यहाँ लैंड करती ही हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो मेंटेनेंस और ओवरहॉल का काम है, बहुत कम ऐसे हवाई अड्डे हैं हमारे देश में जहां मेंटेनेंस ओवरहॉल का, यानी कि जो विमानों का रख रखाव है, वो भी एक ही जगह पे हो जाए, वो भी यहाँ जेवर हवाई अड्डे में एक ही जगह पे की जाएगी। और ये बात तो हो गई हवाई अड्डे की। अब देखिए ये पूरा जो इलाका है, इसमें होटल, मॉल, दुकानें, खाने की जगह, ये सब बनाने का प्रपोजल है। तो ये पूरा एक एरो सिटी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ भी मिलेंगी, जॉब्स भी जनरेट होंगे। जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, उनको मुआवजे के साथ साथ यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी देने के भी वादा किया गया है। तो उन सबको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। इसीलिए इसको लेकर के ये भी काफ़ी उत्साह है कि ना सिर्फ यहाँ पर विकास होगा, पर लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। ये तो हो गई जो पहले चरण की बात है। ये इसमें 2 रनवे खुलेंगे। दूसरे चरण में और भी ज़्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा और इसमें और 6 से 8 साल लगेंगे। इसमें देखिए आप 4 और रनवे खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस पूरे हवाई अड्डे में 6 रनवे और यहाँ पर भी उसी तरीके से आपकी होटल की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए आप, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर और रनवे इधर पर खोले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से पूरा किया जाएगा। एक और ख़ास बात इसमें ये है कि जब पूरा यहाँ पर ट्रैफिक है, जब ये सारे रनवे खुल जाएंगे, तो इस पूरे एयरपोर्ट के पास इतनी कैपेसिटी होगी कि 70 मिलियन लोग यहाँ पर हर साल आ जा सकते हैं। और अगर आपको एक अंदाज़ा दिलाने के लिए ये बताएं कि पूरे देश में करीब 140 मिलियन
की कैपेसिटी होती है कि इतना ट्रैफिक हैंडल कर पाएं, सारे एयरपोर्ट्स मिला करके, और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट में ही कुल मिला करके हर साल 70 मिलियन लोगों को हैंडल करने की क्षमता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ उसके डिज़ाइन में कई ऐसी चीज़ें उनको इंक्लूड किया गया है जिसमें सांस्कृतिक झलकी दिखती है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की। जैसे कि ये जो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाए एयरपोर्ट के अंदर, उनको वाराणसी के, बनारस के 80 घाट की सीढ़ियों के डिज़ाइन पर ही बनाया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या की भी एक झलक इस एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। सर, ये बताइए कि यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है कि यहाँ पर वाराणसी और अयोध्या की झलक मिलेगी। किस तरीके से, कैसे जो सांस्कृतिक पहलू हैं वो इस एयरपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं? देखिए, जब इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, इसका डिज़ाइन का ज्यूरिक ने किसी को अवार्ड किया था, तो इसका प्रेजेंटेशन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देश के और प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर और उसकी इनरिचनेस को लाना चाहिए, चाहे वो बनारस के घाट हों, चाहे वृंदावन में मथुरा आर्ट हो, चाहे और भी चीज़ें जो देश के धरोहर या भारत में जो और विशेषताएँ हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए एयरपोर्ट बनना चाहिए। यमुना के किनारे बन रहा है, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के क्षेत्र में बन रहा है, तो गंगा यमुना का भी यहाँ होना चाहिए, संगम भी यहाँ आना चाहिए, ब्रज क्षेत्र की अपनी विशेषताएं आनी चाहिए। तो उसको रीडिज़ाइन किया गया और सारा इस तरह से प्लान किया गया है कि मॉडर्न तो होगा ही, जीरो कार्बन इमिशन भी होगा, जो कि अभी देश में कोई नहीं है। चूँकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में डिक्लेरेशन किया कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के लिए तैयार है, तो उस दिशा में एयरपोर्ट बढ़ने जा रहा है कि 100% जीरो कार्बन इमिशन का एयरपोर्ट होगा और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और उसकी धरोहर को सजोएगा अपने आप में। धीरेन्द्र सिंह, सर ये बताइए पहले कि इस जो प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, विकास के नजरिए से और पॉलिटिक्स के नजरिए से? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए इस उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हो, उसके लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी, यह बहुत बड़ी बात थी। विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है। हम जेवर में एयरपोर्ट बनाकर, जो बहुत दिन से लंबित है, बहुत सारे रोजगारों का सृजन उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं। तो इसकी फाइलें आगे चलने लगी। मुख्यमंत्री ने इसे बहुत कमिटमेंट के साथ भारत सरकार से स्वीकृत कराया और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब किसानों ने सहमति देने से बंद कर दिया और ये कयास लगाए जाने लगे कि यह एयरपोर्ट हरियाणा जा सकता है, तो उस वक्त मुझे सत्र छोड़कर आना पड़ा। मैंने किसानों को समझाया, देखिए देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और हम आज तक बाहर नौकरी करने जाते हैं, हरियाणा या दिल्ली, हमारे नौजवानों के लिए कोई यहाँ साधन नहीं है रोजगार के लिए। क्यों किसानों को क्यों प्रॉब्लम थी यहाँ पर अपना ज़मीन देने से, क्यों हिचकिचा रहे? वो था चूंकि यहाँ शहरी क्षेत्र था, ये किसान चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उन्हें मुआवजा मिले, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12 में इम्पोज हो जाने के बाद में शहरी क्षेत्र घोषित जब हो जाता है तो नए भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रावधान है कि दोगुना मुआवजा शहरी क्षेत्र में मिलेगा। किसानों का मानना था कि वो हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो कानूनन यह संभव नहीं था, इसलिए मुझे उन्हें समझाना पड़ा। मैंने मुख्यमंत्री से भी किसानों की वार्ता कराई, मैंने मुख्यमंत्री को बताया, उनकी समझ में बात आई। चूंकि अगर 4 गुना मुआवजा होता तो फिर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं रहती, ये हिसार जा सकता था। मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से किसानों का मुआवजा बढ़ाया। उसके बाद जब किसानों को समझाया गया कि अगर यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो फिर इस क्षेत्र में वही पुरानी हालत हो जाएगी, बेरोजगारी, और उसके बाद कोई भी बड़ी योजना इस क्षेत्र में नहीं आएगी। Just a stone's throw from here, which is where the land of the villagers here has been acquired for where the new airport is coming up. But in addition to the land that they have been given elsewhere, now what has been done is, according to the rules, if you have say
500 meters of land. You will be given half of that, and in addition to that, every adult in the family will be given another 50 meters of land, and the adults will also be given monetary compensation as well as a job. What really is the situation? The government claims that most of the claims have been settled here. आप ये बताइए कि ये जो यहाँ गांव का मुआवजे का पूरा सिस्टम था, क्या क्या मिला है आपको? सारा कुछ मिला जी। मुआवजे में जो जमीन गई उसको पैसे मिले, हाँ। प्लॉट मिले, हाँ। और जो 18 साल प्लस है उनके लिए 6 लाख रुपए वो भी मिले। तो हर जो सदस्य 18 साल से ऊपर है उसको 6 लाख रुपया मिला है। और 50 मीटर का प्लॉट हर एक 50 मीटर का हर एक मिला है। तो जैसे घर में अगर आपके 2 बेटे हैं तो उसको 50-50 मीटर का प्लॉट मिला है। जैसे मेरी जमीन 300 मीटर है, हाँ। तो 150 मीटर होगी मेरी, आधी दी है वहाँ की, आधी दी है। अच्छा। और अगर जो मेरी जमीन 100 मीटर होती, हाँ। और मेरे तीन बेटा हैं, हाँ। तो सबको 50-50 मीटर मिलता। अच्छा, यानी कि अगर आपकी 300 मीटर जमीन होती तो 150 मीटर तो ऐसे मिली हाँ। मुआवजे के तौर पे, और हर बेटे के लिए 50-50 मीटर की उसी जमीन। में एडजस्ट है, उसी में एडजस्ट है सब। अच्छा। हाँ, जैसे कि कम होती तो वो अपनी उड़ दे देगी। हाँ। जैसे कि हम 4 हैं, हाँ। और 4 हैं कि हमारी 4 हम रह रहे 100 मीटर में, तो हमें वहाँ मिली है 200 मीटर। अच्छा। जिसकी ज्यादा ही उसको उसी में एडजस्ट कर दिया है। और साथ में पैसा भी मिला है जो 18 साल 6.5 लाख रुपए हर आदमी के लिए 6.5 लाख 61 सबके लिए, सबके लिए। जो 18 तो साल। आप लोगों को मिला है? आपकी जमीन गई है इसके लिए? जमीन गई है, पैसा भी मिला है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ, आपका अपना नया घर बना लिया है आपने? हाँ, वहाँ चुनाई चल रही है। अच्छा, आपकी भी जमीन गई है बाबा? साहब। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मिला है आपको? आपको हमको पैसे मिले, प्लॉट मिले, प्लॉट बना रहे हैं और 6.5 लाख रुपए मिले। अच्छा, ये पूरी वो मिली है। पर यहाँ पे कई जैसे नौजवान लोग भी हैं, आपको ये भी बोला गया था कि अगर आप चाहें तो पैसे की जगह नौकरी, तो नौकरी का क्या हो रहा है? क्या मतलब सिचुएशन? नहीं, कुछ लोगों ने, कुछ जो नौजवानों ने नौकरी भी ली है, कुछ ने पैसे भी लिए। उनको 50,000 और भी दिए हैं। हाँ? जैसे नौकरी का जिसने फार्म भरा है, हाँ। तो 50,000 रुपए उसे और भी दिए हैं। नौकरी तो दी है, प्लस नौकरी तो कही है, और उससे 50,000 रुपए और भी दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये बताइए जमीन का, क्योंकि यहाँ पर तो कृषि प्रधान इलाका ही है, यहाँ पर आप सबकी खेती भी है, खेत भी यहाँ पर है, तो वैसे एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का कैसे सोचा आपने? तो किसान और अपनी जमीन तो इतनी आसानी से देता नहीं है ना। देखो जी, यूँ सोचो कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम सफर जो हैं, उनको यहाँ रोजगार मिल जाएगा। हमारी इस जमीन का जो डेवलपमेंट जो हो रहा है बहुत अच्छे से होगा। हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुधरेगी, इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, 2 पैसे इससे कमा सकते हैं। यही अच्छा लगा तो ज़मीन दे दी। अंकल आप बताइए कि यहाँ पर आप खेती करते आए हो, तो ये एयरपोर्ट के लिए क्यों ज़मीन दी आपने? एयरपोर्ट के लिए ज़मीन इसलिए दी है हमने कि बच्चों का भविष्य आगे के लिए सुधरेगा, और हमें पैसा सरकार ने दे ही दिया। हमारा क्षेत्र चमक जाएगा। जेवर टप्पल के नाम से जाना जाता था पहले, अब वो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा जेवर। हमारे मंत्री विधायक जब लेके आए यहाँ, हाँ। तो हम उनसे कैसे मना करें? हम बहुत राजी हैं एकदम, विधायक जी ने सबको राजी से दी है जमीन। पर एयरपोर्ट से जैसे खेत होगा, खेत में आप अपना फसल उगाओगे, एयरपोर्ट से आप लोगों को क्या फायदा है? एयरपोर्ट सारा यहाँ विकास है, इतना पूरे हमारे रौनक बदल गई यहाँ की, सब माहौल बदल गया। हाँ। बिल्कुल ऐसा बढ़िया रहा आज। यहाँ कोई कैसी भी लड़ाई, हमारे विधायक जी ने पूरा सहयोग करा है। विधायक जी की वजह से लोगों ने भी कह दी कि हमारी कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे कई लोग हैं जो कि अभी भी कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं या हमें मुआवजा नहीं मिला है। क्या आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको कोई तकलीफ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुआवजा सबको मिला मुआवजा है। समय मिला है। भी ये गलत बोल रहे हैं, कुछ वो लोग होते हैं, सब एक से नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मिला, जितना ज़मीन गई है उसकी उसी के हिसाब से उनको मुआवजा मिला है। जितना उनका घर था, घर का हिसाब मिला उनका पूरा सब कुछ। आर में जो जेवर बसे हुए हैं उस जगह ज़मीन मिली है, फिर बट पैसा भी दिया है सरकार ने, ऐसा कुछ नहीं है।
सारा कुछ है। तो आगे का आप क्या करना चाहते हो? अब जमीन तो गई आपकी, वो जो आपको वापस जमीन मिली है उसमें खेती भी करोगे या नौकरी करोगे? आप जैसे जो युवा लोग, नौजवान लोग हैं, क्या करना चाहते हो? वहाँ मैम खेती नहीं हो सकती, वहाँ तो खाली ये है कि मकान बनेगा। अच्छा, अगर जो सेक्टर बड़ा है, आप देखिए, आप जाकर भी आप गए होगे कि बढ़िया कॉलोनी बसी है। तो करोगे क्या? आप खेती की जमीन चली गई, अब करोगे क्या? तो जॉब करेंगे ना, अब एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, हाँ जॉब जी, नहीं करनी। क्या करोगे आप? अरे बताओ ना, आप इतना जोर से क्या काम करना चाहते हो आप खेती की जमीन अगर चली गई? नौकरी करेंगे यहीं हाँ। एयरपोर्ट में। जो बोला उन्होंने कि आप एक लड़के को जो योग्य है जैसी नौकरी देंगे, नौकरी करेंगे इसी में। जिससे क्वालिफिकेशन है उस तरीका की नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफिकेशन के तरीका से उन्होंने बोला है, कागज लिए हैं। हर आदमी है, भैंस भी पालेंगे, दूध भी बेचेंगे, हमारा महंगा बिकेगा, कोई भी चीज़ बिकेगी हमारी महंगी बिकेगी और हमारा भविष्य अच्छा चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा चलेगा। कोई दुकान खोलेगा, कोई चाय की दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। कंपनी एरिया आया, कंपनी एरिया भी तो आ रहा है। अच्छा, हाँ, बालक नौकरी भी करेंगे हमें। किस तरीके की नौकरी? क्योंकि आपने तो किसानी की है ना। लिखिए बालक है, बढ़िया नौकरी करेंगे, कंप्यूटर की। जैसी क्वालिफिकेशन ऐसी नौकरी जैसे क्वालिफिकेशन होगी। जैसे आपने क्या पढ़ाई की है? आपको किस तरीके की नौकरी की उम्मीद है? देखो सुनो, हमें जैसी मालूम मेरी क्वालिफिकेशन भी है तो मुझे उसकी इस तरह की नौकरी मिलेगी, इसी तरीके की नौकरी मिलेगी। तो आपको उम्मीद है यहाँ एयरपोर्ट बनने से आपके लिए नौकरियाँ बने? हाँ मिलेगी। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट पे काम करे, किसान में काम करे, खेती में? मैं तो कतई राजी ना हूँ खेती थे, किसान वहाँ में काम करे एयरपोर्ट में, पर दंगे तो ना चाहिए नौकरी के। कौन दे रहे हैं वैसे खाना पूर्ति करके यहाँ पार बोले हैं, कोई ना कच कर रहे हैं। नहीं, आप खुश नहीं है? आज मैं तो कतई खुश ना हूँ। क्यों? क्या आपको आपकी जमीन 350 गज को प्लॉट है, 50 गज को मिलो, ज्यादा ज्यादा खुश का रंगो। और पैसा पैसा मिल गो। हाँ, 50 गज और का 100 मीटर ही तो मिली है, मेरा 320 मीटर हो घेर। हाँ, चुप रहे तू जा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, बोलने दो उनको। आप सब बीजेपी के हो क्या? पहले ये बताओ। पूरी जो जनता है रामराज में घुसना ही, यहाँ घुस के सह जाएंगे, बताओ तुम। और विधायक जी के वहाँ में हम अंधाधुंध खुश हैं, अंधाधुंध खुश हैं। एयरपोर्ट की जो सफलता मिली है वो विधायक जी की देन है, उनकी देन है। हमारे विधायक। एक तरफ एयरपोर्ट तो बन रहा है, साथ में ये राजनीति भी हो रही है। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या जिन लोगों से ज़मीन ली गई है उन सबको जो मुआवजा बोला गया था वो मिला है? उनको ज़मीन के बदले में ज़मीन मिली है? खेती किसानी छूट जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसे गाँव वाले यहाँ पर हमारे साथ है। एयरपोर्ट तो बन जाएगा पर अब खेती कैसे होगी दादा? आपकी ज़मीन गई है क्या एयरपोर्ट के लिए? जमीन हमारी गई है। हाँ। अब खेती करने का मतलब क्या है? खेती हमने दूसरी जगह ले ली, हमने उस पैसे से खेती वहाँ कर लेंगे। हमने उस पैसे से खेत लिया है तो उस पैसे को हमने यूज वहाँ करेंगे। अच्छा, तो एयरपोर्ट यहाँ बनने से आपका क्या फायदा है? हमारा तो अच्छा फायदा है। अरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेंगे। यहाँ 2 लाख रुपए महीना की ब्याज आ रही है खाते में। हाँ, क्या 2 लाख रुपए महीना की ब्याज आ रही है। अच्छा, पहले कहा खेती में क्या हो, कुछ भी ना हो। 2 लाख रुपए महीना कम है किसान पे, 2 लाख रुपए महीना की ब्याज आ रही है। क्या मिला है? आपकी जमीन गई है, क्या मिला बदले? जमीन मिलेगी 9 करोड़ रुपए मिले। क्यों? जमीन के मिले। अच्छा, अब 9 करोड़ की ब्याज खाई जा रही है। अच्छा। पर किसानी कैसे होगी अगर सारी जमीन आप अपनी बेच दोगे तो? किसान तो चौगनी जमीन ले ली। अच्छा, हाँ, जो पैसा बच गया। 5 बीघा जाकी जमीन गई है ना। हाँ? मैंने अगारा अलीगढ़ साइड में जाके 15-20 बीघा जमीन ले ली, 5 बीघा वाले आदमी ने भी। अच्छा। हाँ। आपकी जमीन गई है, क्या मिला है आपको? है मुआवजा मिलो, जैसे मिलो हमारे यहाँ 21 लाख रुपए बीघे करीब को मिलो, और अगारा जाके अपनी जमीन खरीद ली। अच्छा, कैसे तो थे? एयरपोर्ट यहाँ आने से आपको क्या फायदा है? आपने अपनी जमीन क्यों दी? एयरपोर्ट बनने के लिए, एयरपोर्ट बनने के लिए बाल करने तो नौकरी मिलेंगी, पढ़े लिखे बाल करने उन्हें तो नौकरी मिलेगी ना। हाँ, क्या? हमारे जो बच्चे हैं, एक तो हमारी पीढ़ी हो गई, हमारे पिताजी जो बाबा हैं वो चले जाएंगे, भाई उनकी उम्र पूरी हो गई, वो चले जाएंगे। आप क्या करते हो? खेती करते थे आप? हाँ, खेती करते हैं। आपकी जमीन गई? हाँ, जमीन गई है हमारी, 15 बीघे जमीन गई है, 50 बीघे जमीन ले ली,
हाँ। वहाँ पे जाके उस जमीन को कर लेंगे। हाँ। नहीं करेंगे तो यहाँ पे रोजगार करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई होटल खोल लेंगे, कोई होटल पे आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। काम तो बहुत है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे। बताओ, आप लोग यहाँ पर युवा हो, अब जमीन तो चली गई, इतने पीढ़ियों से आप खेती करते आए थे, किसानी करते आए थे, अब आगे क्या करो? आगे मैम यही है कि पिताजी हैं, ये तो कोई जॉब वगैरह कर नहीं सकते हैं, तो ये तो कोई ज़्यादा उम्र हमारी भी नहीं है, तो हमको जॉब करनी है। 2 भाई हम। किस तरीके की जॉब आप करना चाहते हो? क्या सोचा इस एयरपोर्ट से आपको क्या फायदा होगा? एयरपोर्ट से यही फायदा मैम कि घर की तरफ कहीं किसी भी जगह बाहर नहीं भागना पड़ेगा, अपने लोकल में ही घर से गए हम अपने 2-4 किलोमीटर की दूरी पे जॉब करी, सुबह गए शाम को रिटर्न हो गए। पहले लोग दिल्ली जाते थे नौकरी करने के लिए, गुड़गांव में जाते थे, अब हम लोगों को नौकरी यहीं मिलेगी। आप इतने खुश हो, आपको क्या नौकरी मिलेगी यहाँ? हमारे बच्चों को मिलेगी, हमारे पोते को मिलेगी। ये बच्चे जो पढ़े लिखे, भविष्य हमारा बन गया। पहले जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, चप्पल पहले हमारा बैकवर्ड एरिया था, अब यहाँ इतना विकास हो जाएगा कि हम अंधेरे में डोलते थे, अब बिजली में घूमेंगे। जैसे हमारा गाँव रोही गाँव उठ गया है, एयरपोर्ट में चला गया, मगर जो और पास के गाँव बच रहे हैं उनका तो विकास होगा बढ़िया। बिजली 24 घंटा रहेगी, रोड बढ़िया बनेंगे, बढ़िया कंपनी आएंगी आज के, तो चलो हमारा काम उठ गया और उनका तो विकास होगा। यहाँ रेत में काय कुरेंगे, यहाँ रोड बनेंगे VIP। यहाँ बालक हमारे पढ़े लिखे तो रोड पे बस आया करेगी, घर पे बस पावेगी। पर रोड तो ऐसे भी बननी चाहिए थी ना, एयरपोर्ट की वजह से ही रोड क्यों? आपके लिए तो बननी चाहिए रोड। नहीं, पहले भी रोड थे, योगी सरकार ने पहले भी रोड दिए, घर तक के रोड दिए, बढ़िया रोड दिए, कोई काम कच्चा नहीं छोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अभी ये इलाके में तो खास तौर पर आपका भट्टा परसौल भी हुआ था 5-10 साल पहले, लोग तो नाराज रहते हैं यहाँ पर कि हमारी जमीन इस तरीके से ले ली जाती है, तो आपको लगता है कि अब कुछ बेहतर हुआ है, या जो एक जुड़ाव होता है जमीन को लेकर के वो कैसे खत्म होगा? अब बेहतर हुआ पहले से, हमारी सहमति से लिया, सहमति से जमीन लिया हमारी, जबरदस्ती कोई नहीं, खुश है के जमीन लिया सभी ने, खुश है कि दैया बिल्कुल। सबकी वहाँ फोटो लगे हुए हैं, सहमति लगी हुई है, कोई जबरदस्ती किसी की नहीं हुई है, अपनी राजी से लगाए हमने। क्योंकि कुछ लोग अभी भी परेशान हैं कि जितना मांगा था उतना नहीं मिला, या फिर अभी वक्त पर नहीं मिला। सही वक्त पे मिलो, सही मुआवजा मिलो। बाबा की सरकार तो है, सब खुश है। बाबा ना होते तो ऐसे सहमति ना लगती। हमारे विधायक जी बाबा की सरकार से सब लोगों ने बस बाबा की इज्जत करी, बाबा का मान रख दिया है, कोई कैसी लड़ाई ना हुई, सबका पैसा मिल गया, सब काम सही हो गया। जहाँ पर विश्व स्तरीय जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आपको इस तरीके से खेत खलिहान दिखेंगे, और शायद जो तस्वीर इस गांव से हमें दिख रही है वो दर्शाता है कि अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी सरकार के लिए यही है कि कैसे एक तरफ एक कृषि प्रधान देश में किसानों के हितों को सामने रखें और साथ ही विकास का मॉडल लेकर के भी आगे आएं। पर जिस तरीके से महज 4 सालों में ही जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है, आने वाले दिनों में देश भी इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रावत के साथ पद्मजा जोशी, जेवर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को फर्स्ट गियर पर लड़ रहे हैं। आपने देखा मेरी रिपोर्ट में कैसे कल प्रधानमंत्री खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे, जेवर में होंगे, एयरपोर्ट और विकास का मॉडल लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने गांधीयों के गढ़ रायबरेली में, जहां की सांसद खुद सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा, वहां पर एक बड़ी सेंध लगाई है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो हमारे साथ इस वक्त लाइव टाइम्स नाउ भारत पर जुड़ रही हैं। अदिति सिंह जी, बहुत लोग कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना बड़ा एक अचीवमेंट है, उतना ही कांग्रेस के लिए और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आप बेहद करीबी मानी जाती थी गांधी परिवार से। क्यों छोड़ने का फैसला लिया? कारण अनेक थे, एक कारण नहीं था। एंड आई थिंक निरंतर मैंने इस पे चर्चा भी करी है। जिन चीज़ों को लेके मैं असंतुष्ट थी पार्टी से, या जो भी उनकी ऐसी नीतियां थीं या ऐसे लोग थे, मैंने हमेशा निष्पक्ष और बेबाकी से अपनी बात रखी है, मीडिया से कभी कुछ छुपाया नहीं है। और कई ऐसे कारण थे जिनको लेके मेरी असंतुष्टि थी या नाराज़गी थी, और फिर मैंने निर्णय लिया
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। और पूरे 5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली मैंने देखी है, सदन में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मैं बहुत इम्प्रेस थी उनके काम से, उनकी कार्यशैली से, उनकी सादगी सच्चाई से, और साथ ही साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है। I've always been very very impressed with just how they work and how they function। और अब मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे, मैंने खुद जो प्रियंका गांधी जब वो रायबरेली अमेठी के चुनाव को देखती थी, उनके साथ मैंने आपको बहुत करीब से कैंपेन में देखा है। आप उनके हमेशा साथ में रहती थी। आज वो एक तरीके से कांग्रेस के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव संभाल रही हैं। तो इस मौके पर आपने क्यों पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया? क्योंकि बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर एक मौका है कांग्रेस के पास तो वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही है। आप तो जानते हैं उनकी कार्यशैली को। अगर आप कार्यशैली की बात करें, या टू बी ऑनेस्ट अगर आप यही बात करें कि अब वो चुनाव देख रही हैं और 22 का चुनाव का नेतृत्व वो ही कर रही हैं, तो नेतृत्व तो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव का भी किया था। क्या रिजल्ट आया उसका? वो आपके सामने है। वो अपने स्वयं अपने भाई की सीट को नहीं बचा पाए, या अमेठी की सीट भी उन लोगों ने खो दी। और इट्स नॉट इन माई नेचर कि मैं पर्सनल लेवल पे टिप्पणी करूं, पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि पार्टी कार्यकारिणी में या उनकी पार्टी में बहुत सारी कमियां हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतना ज़्यादा ग्राउंड लूज कर दिया है। जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, क्योंकि आप तो खुद विधायक हैं, अमेठी तो हाथ से निकल गया, रायबरेली का मूड क्या है? क्योंकि एक आखिरी गढ़ मान ले गांधियों का, तो एक रायबरेली ही बचा हुआ, और खुद सोनिया गांधी जी वहां की सांसद है। क्या मूड आप पाती है वहां पे? सांसद हैं। देखिए, जनता का जो मूड है वो जनता अपने अनेक चुनाव में स्पष्ट कर चुकी है। अगर मैं अपनी विधानसभा की भी बात करूं तो हाल ही में हुए जो पंचायत चुनाव थे उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रमुख बने, और अन्य सीटों में भी बीजेपी की बहुत अच्छी टाली हुई थी। तो रायबरेली की जनता का तो स्पष्टता मूड है बदलाव का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी अभी भी खामियां हैं ज़िले में, जो अब there is a need of change, there's a need for change, there's a big vacuum that needs to be filled. We have an MP who rarely ever visits the constituency. वो बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम आते हैं। एक बिल्कुल वहाँ की जनता चेंज की मांग कर रही है, और ये धीमे धीमे जैसे जैसे 22 का चुनाव आएगा, 24 का चुनाव आएगा, मेरे ख्याल से चीज़ें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। तो आप ये मानती हैं कि अमेठी के बाद हो सकता है रायबरेली भी हाथ से निकल जाए? It is a huge possibility. I would say so. बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं कि 2024 होते होते जो आखिरी गढ़ माना जाता है रायबरेली का, जहां से खुद कांग्रेस की अध्यक्षा अभी सांसद है, वो भी अमेठी के बाद एक दूसरा झटका लग सकता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पूरा एक तरीके से जो चुनाव का कैंपेन कांग्रेस ने गढ़ा है, तो एक लड़की तो नहीं, एक महिला होते हुए आपने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया? नहीं लगता कि आपको लड़की होकर के लड़ सकती हैं कांग्रेस में रहते हुए महिलाएं? देखिए, इस पूरे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है, 40% टिकटों की जो बात कर रहे हैं, इस पे मेरा यही कहना है कि लोहा मैं तब मानूंगी अगर वो यही ऐलान पंजाब में भी करें, उत्तराखंड में भी करें और अन्य प्रदेशों में भी करें जहां वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। 2022 का चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। उत्तर प्रदेश इकलौता प्रदेश नहीं है जहां चुनाव होने वाला है 22 में। अन्य जो 4 प्रदेश हैं, आपने वहां क्यों नहीं घोषणा करी? खास तौर में पंजाब में आपको सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए थी, जहां आप सत्ता पक्ष हैं, या उत्तराखंड में जहां आप मेजर ऑपोजिशन में हैं, विपक्ष के रूप की भूमिका में आप ही सबसे मजबूत हैं वहाँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये घोषणा सारी उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं, जहाँ वो पूरी तरीके से ज़मीन खो चुके हैं।
ये बस एक लॉलीपॉप ऑफर महिलाओं को दे रहे हैं, एक बॉक्स टिक कर रहे हैं कि हाँ हमने वो महिला वाला बॉक्स टिक किया, हमने उस चीज़ को भी जनता के सामने रखा, पर इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो वाकई गंभीर होते इस योजना को लेके, अपनी 40% महिलाओं को टिकटें बांटने की योजना को लेके वाकई ये गंभीर होते, वाकई ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से करवाना चाहते, तो ये सबसे पहले इस योजना की घोषणा पंजाब और उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों में करते, जहां वाकई ये लोग कुछ करने की स्थिति में हैं, ना कि उत्तर प्रदेश में जहां ये सरकार तो छोड़िए मजबूत विपक्ष बनाने की भी परिस्थिति में नहीं है। और ये भी सवाल तब उठाया गया था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था राजस्थान में, तो जिन महिलाओं को मंत्रिमंडल में लाया गया है वो भी 40% का कोटा वहां पूरा नहीं कर पाई, पर क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को जमीनी तौर पर देखा नहीं है, किया गया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस वक्त पर कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन है उसमें क्या आपको कमियां या क्या त्रुटियां दिखाई दे रही हैं? क्या अभी जिसको कहते हैं विल पावर की कमी है, या स्ट्रैटेजी की कमी है, विजन की कमी है, या नेतृत्व की कमी है? कमी है कहां? आप अगर ऐसे दावे करेंगे, ऐसे वादे करेंगे कि हम 40% टिकटें देंगे, या हम स्मार्टफोन बांटेंगे, हम साइकिलें बांटेंगे, हम स्कूटीज़ बांटेंगे, देश की जनता को ये दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिख रहा है कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। यदि वाकई आप ये चीज़ें करना चाहते तो आप उन प्रदेशों में कर चुके होते, है ना? तो प्रदेश की जनता को क्या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप बस क्योंकि चुनाव आ रहा है आप ऐसी घोषणाएं करके बैठ रहे हैं? अगर आप गंभीर होते तो आप यू हैव अ प्लेटफॉर्म, सी यू नॉट अ रीजनल पार्टी, आप एक क्षेत्रीय दल नहीं है कि आप ये दावे कर रहे हैं और कहीं और किसी और स्टेट में आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपना काम दिखाने का। आप एक राष्ट्रीय दल हैं, ऐसे अन्य प्रदेश हैं जहां आपकी सरकार है। यदि आप वाकई गंभीरता पूर्वक ये काम करना चाहते तो सबसे पहले उन प्रदेशों में करके दिखाते जहां आप सत्ता पक्ष हैं। तो ये प्रदेश की जनता को इतना ये ना समझें, इतना मतलब विवेकहीन ना समझें कि वो ये देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जब आप ये काम नहीं कर पा रहे तो कैसे और क्यों उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपके परिवार जो हैं वो भी राजनीतिक परिवार रहे हैं, एक तरीके से कांग्रेसी परिवार रहे हैं। आपके जो पिताजी थे उनकी बहुत बड़ी लेगेसी रही है। आपने उनसे उनसे कहानियां सुनी होंगी कि जब कांग्रेस का एक तरीके से एकाधिकार माना जाता था सत्ता पर, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा एक बात माना ही जाता था कि कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री होंगे। तब से लेकर के अब जबकि आप कांग्रेस में रही, जो बातें आपने सुनी थी, जो आपने प्रत्यक्ष देखी, उनमें आपको क्या अलग लगा? आपने कितना इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ना, कहीं ना कहीं आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि इससे मुझे अपने पापा की यादें ताज़ा करने का एक मौका मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं उस समय की भी बात करूं, मेरे जो फादर साहब से भी पहले जो मेरे ग्रैंड फादर साहब थे, ठाकुर धुनी सिंह, उनका इंदिरा गांधी जी से, उस टाइम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध थे। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू पोज्ड। आई थिंक जो मेन डिफरेंस मैं कहूँगी, जो बाप दादाओं की कहानियों से मुझे सीख मिली है, जो मुझे पता चला है, वो ये है कि जब उस टाइम का नेतृत्व बहुत ही ग्राउंड लेवल से और एक एक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ था, और आज की तारीख में जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ़ है ही नहीं। अगर आप मुझसे मतलब लिटरली ये क्वेश्चन एज अ ब्लैक एंड वाइट वो पूछेंगे, मैं कहूँगी कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है उस समय में और आज के समय में, जब उस टाइम नेतृत्व एक एक चीज़ जानता था, और ख़ास तौर से रायबरेली अमेठी के बारे में एक एक चीज़, एक एक गांव का एक एक कार्यकर्ता उनके ज़ुबान पे रटा होता था। और आज की तारीख में अगर आप इनसे कहिए कि रायबरेली के 5 गांव गिना दीजिए तो ये नहीं गिना पाएंगे। ये मेन डिफरेंस है, मैं मानती हूँ। और ये तब हालत है जबकि खुद सोनिया जी वहाँ से सांसद हैं, फिर भी कोई सुध नहीं लेता रायबरेली की? जी, आई डोंट थिंक सो। मेरी नज़रों में तो जिस तरीके से इन लोग को काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे,
ख़ास तौर से रायबरेली अमेठी में जो इनके गढ़ माने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है। आपसे मैं पूछूंगी कि जब आप कहते हैं कि अभी का नेतृत्व जमीनी हकीकतों से बहुत दूर है, तो कौन है ये नेतृत्व जिनको आप मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस में कई बार ये भी लोग पूछते हैं कि नेता कौन है, नेतृत्व कौन है, यही बात समझ में नहीं आती। जो अध्यक्ष हैं सोनिया जी, जो सारे फैसले लेते हैं राहुल जी, या फिर प्रियंका जी जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा है? मैं इन तीनों को ही मानूंगी। मैं बस एक आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम नहीं दूंगी या एक व्यक्ति पे नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास तौर से सोनिया जी क्योंकि वो हमारे यहाँ की सांसद हैं, और प्रियंका जी क्योंकि वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की। कहीं ना कहीं द बक एंड्स देयर, दे आर द फर्स्ट फैमिली ऑफ दिस पार्टी। तो जिम्मेदारी तो देखिए एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की ही बनती है। कुछ अच्छा हो कुछ गलत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो इनके पार्टी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, दैट्स वेयर इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज। तो नेता होने के नाते, पार्टी के नेता होने के नाते, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं जिम्मा तो उन्हीं को लेना पड़ेगा, जो भी पार्टी में हो, अच्छा या बुरा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि एक तरीके से आपके रिश्ते इतने अच्छे थे इंदिरा जी से, फिर राजीव जी से, फिर प्रियंका जी से, और अब आपने बीजेपी एक ऐसी पार्टी का हाथ थामा है जिसको महिला विरोधी भी कहा जाता है। तो एक तरीके से कोई एक पर्सनल, जो व्यक्तिगत, कभी आपको लगा कि शायद दो परिवारों के बीच में जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं? कभी दुख हुआ, एक व्यक्तिगत दुख, जरा सी टीस, कि इसको एक तरीके से बिट्रेयल माना जाएगा? देखिए, फर्स्टली अगर आप बिट्रेयल की बात करें या व्यक्तिगत दुख की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां मुझे व्यक्तिगत लेवल पे बहुत दुख हुआ है, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मैंने 2 अक्टूबर को पार्टी विप ना फॉलो करते हुए गांधी जयंती पे जब मैं बोली थी 2 साल पहले, उसके तुरंत बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। इवन दो तभी मेरी शादी हुई थी। आई रिमेंबर मेरी शादी के 1 दिन बाद मुझे नोटिस मिला था। और इस टाइप की बहुत सारी, अगर आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दिस क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप में पूछ रही हैं, एज अ पर्सनल कि मुझे कहाँ दुख हुआ या नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ प्रोफेशनल डिसीजन, और जो मुझे सबसे ठीक निर्णय लगा अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगा, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अब उस पार्टी में शामिल हूँ, और उसके लिए मैं बहुत ही आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जी, अजीत सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। आगे के आने वाले महीने आपके लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं और काफ़ी व्यस्त भी रहने वाले हैं।